वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लाइन के ग्राफ बनाने देखे थे। इस लेक्चर में हम अपने ग्राफ की थोड़ी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक ग्राफ से। तो हमारा ग्राफ का ही लेक्चर है, तो ग्राफ लेक्चर नंबर 2, ठीक है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आज हम ग्राफ के सेकंड टाइप्स में जाएंगे, क्या क्या और तरीके के ग्राफ कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा रिवाइज कर ले जो लास्ट लेक्चर से हमारे काम का है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था जो x होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो y होता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे x हमारा हम हमेशा क्या कंसीडर करके चलते हैं कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो y होता है वो हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आज हम जो ग्राफ देख रहे हैं उसका ग्राफ का नाम है क्वाड्रेटिक ग्राफ। तो आज हम कौन सा ग्राफ देख रहे हैं? क्वाड्रेटिक ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ भी। ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये हमें मैथमेटिक्स में एज वेल एज फिजिक्स में भी थोड़ा हेल्प करता है। मैथमेटिक्स में जैसे कि अगर हम बात करें थियोरी ऑफ इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एंड फिजिक्स में अगर हम बात करें तो मोशन इन 2D में, तो ये ग्राफ हमारे तब बहुत काम आते हैं। एज वेल एज अगर हम केमिस्ट्री में जाएं तो बॉयल्स लॉ तो में उसमें भी काम आता है। तो अगर हम देख थर्मोडायनेमिक्स हुआ, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑल द थिंग्स, थियरी ऑफ इक्वेशंस हुआ, एंड फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर हमारे देखें मोशन इन 2D में अगर देखें तो ये ग्राफ बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पे आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था क्या, जो x होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड जो y जो होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आज हम क्वाड्रेटिक ग्राफ देखते हैं कि कैसे कैसे हम क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाते हैं और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी देखेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्या चीज़ का अगर मैं कोई कॉन्स्टेंट को प्लस करूँ तो क्या फ़र्क होता है, अगर मैं कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करूँ तो उसमें क्या फ़र्क होता है। तो ये स्टडीज़ को थोड़ा हम क्या करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ के आ रहे हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ। क्वाड्रेटिक ग्राफ की जो सबसे बेसिक इक्वेशंस होती है वो होती है हमारी y = x²। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लाइन क्या दर्शाता है, जैसे लाइन y = 1 होता है जो सबसे जनरल होती है। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा तो किस फॉर्मेट में होगा कि इस तरीके से होगा कि y = x²। अगर हम बोलें तो एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, जब जैसे अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा 2 होगी। ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 2 होगी। हम ऐसे ग्राफ को क्या करने जाने वाले हैं, स्टडीज करने जाने वाले हैं, ठीक है। मतलब काम वही है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो हमारा इसको क्या बोलेंगे हम, डिपेंडेंट वेरिएबल, एन जो x² है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल डिग्री जिसकी 2 होती है तो सारे ग्राफ कैसे बनाएंगे हम उसकी बात करते हैं। लास्ट टाइम हम उसकी बात की जिसकी पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है। तो आज हम किसकी बात करेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो सबसे पहला जो हम ग्राफ देखेंगे तो y = x²। तो हमने वही बात की थी, क्या अगर मेरे को इसको वैल्यू निकालनी होती तो हम क्या करते थे, टेबल बनाते थे। टेबल में हम x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे जैसे अगर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अलग अलग, एंड जैसे हमारा y जनरेट होगा, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो y मुझे क्या देगा, 1 देगा। अगर x की वैल्यू -2 रखूंगा तो y मुझे क्या देगा, 4 देगा। अगर x की वैल्यू 2 दूंगा तो भी 4 देगा। अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 देगा। मतलब हमें सारे ग्राफ, अगर बेसिकली अगर आपको कभी ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप कन्वेंशनल मेथड से भी जा सकते हो। बट हम ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं, ग्राफ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन से कैसे डील करना है, क्वेश्चन हमें कितना हेल्प करेगा वो ये बताता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को शॉर्ट वे में सीख रहे हैं। तो हम बना के देखते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको ग्राफ बनाने में प्लॉट में दिक्कत आती है तो आप इसको क्या करना, नंबर लाइन में प्लॉट कर लेना और बना लेना। तो हम यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं
तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का अगर मैं बात करूं तो ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये वाली हमारी y एक्सिस। ठीक है, चलो तो जैसे जैसे मैंने क्या करा, जैसे जैसे मैं x एक्सिस पे अपने वैल्यू को प्लॉट करूंगा वैसे वैसे मुझे क्या मिलेगा, y एक्सिस पे वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अगर इसको जब मैं प्लॉट करूंगा तो हमारा ग्राफ कुछ बनता है ऐसा, आप देख सकते हैं -1 पे 1, -2 पे 4। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होगा 0,0 है ना, और ये हमारा ग्राफ बना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको अगर ऐसे बनाने में तकलीफ आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हो जैसे कि 1,0, 2,0, -1,0, -2,0, ये वैल्यू हमारी होगी 1। अगर 2 की बात करें 2, 4, 6, 8 सो ऑन जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, है ना। तो हम ऐसे अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमारा 1,0 मिल जाएगा, ये हमारा 2,0 मिल जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो हमें कोई इतना अच्छे से ग्राफ नहीं बताना है कि हम कितने एक्यूरेट हैं। हम ये जो चीज़ें कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मुझे एक रफ आइडिया मिले कि जो हमें फंक्शन दिया गया है या फिर जो भी हम जिसका डील कर रहे हैं वो दिखता कैसे, ताकि वो दिखेगा तो हम उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। तो ये ग्राफ उसका है, तो हम इसको देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सिंपली कैसा होता है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे यू टाइप का होता है जिसका कर्वेचर कहाँ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन होता है। तो ये पॉइंट मेरा 0,0, तो ये बेसिकली हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं फंक्शन की बात करूं, है ना, तो यहाँ से थोड़ा बहुत फंक्शंस की इंट्रोडक्शन चालू हो जाती है। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस को हम डिफाइन करते हैं एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन यानी इनपुट, आप फंक्शन के अंदर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये आप हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन जो होता है यहाँ पे वो होता है हमारा r यानी पूरा रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं -∞ से +∞ भी बोल सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ रेंज मतलब हमारा ग्राफ हमें क्या क्या वैल्यू हमें दे रहा है, जब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो हमें कौन कौन सी वैल्यू हमें मिल रही है उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, तो रेंज हमारी यहाँ से 0 से लेके इन्फिनाइट है। ये 0 हमारा क्लोज ब्रैकेट होगा, इन्फिनाइट हमारा ओपन ब्रैकेट होगा। जब जब हमारा इन्फिनाइट हम यूज़ करेंगे तो इन्फिनाइट में हमेशा हम चाहे प्लस इन्फिनाइट हो या माइनस इन्फिनाइट हो, प्लस इन्फिनाइट में भी और माइनस इन्फिनाइट में हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। क्यों, इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है हमें नहीं पता, तो हमेशा हम क्या करेंगे, इन्फिनाइट में ओपन ब्रैकेट यूज़ करा जाएगा और बाकी सारी वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए हम बताते हैं। तो इस वाले ब्रैकेट को हम, जैसा आप लोग जानते हैं, बस एक रिवाइज हो जाएगा, इस वाले ब्रैकेट को हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं और ऐसे कोमा ऐसे वाले ब्रैकेट को हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम साथ साथ में हम जो भी ग्राफ अभी प्लॉट करेंगे ये लेक्चर के बाद या हम जो भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम साथ साथ में डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ते जाएंगे कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसका ग्राफ प्लॉट किया, हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया। अब देख सकते हैं कि जब मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पे जो हमारा कर्वेचर है उसका मुंह कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसी का ही हम थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई बोले हमें कि सर हमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर ना, तो हम क्या करना चाहते हैं, जैसे कि हमने बोला y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ देखना चाहते हैं, तो मैंने बोला ठीक है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बना लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का देखेंगे तो सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा। अगर आपको इश्यू आ रही है तो आप टेबल बना के देख सकते हैं, बट हमें वो फॉलो नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ग्राफ देखने। तो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ही बिल्कुल वो भी ओरिजिन से ही पास होगा, बट उसका जो मुंह होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो ये जो बना ग्राफ है ये हमारा y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जो डोमेन होगा, अगेन डोमेन जो होगा वो r होगा और जो रेंज होगा, इस बार जो रेंज बिलोंग करेगा वो -∞ से
जीरो की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार पूरी वैल्यू हमें जो मिल रही है, हमें इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर मैं इस वाले को ऊपर वाले को बोलूं तो ये मेरा प्लस वाई है, ये मेरा माइनस वाई है, तो हमेशा मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। इस बार मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, इस बार हमें जो भी वैल्यू मिल रही थी वो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी, बट इस बार हमें जो भी वैल्यू मिल रही है वो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है। जैसे हमने लीनियर में देखा था y इक्वल्स टू एक्स का, तो हमने एक बेसिक ग्राफ से स्टार्ट किया था। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बेसिक ग्राफ से स्टार्ट किया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हम देखते हैं इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो जल्दी नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। हम साथ साथ में ग्राफ के साथ साथ उसके अंदर क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं वो भी देखने जा रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, अब ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ भी साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो हेडिंग डाल सकते हैं हम क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक। चलिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक अगर हम बात करूं तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि हमने देखा था कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करूंगा, तो हमने अगर आपको ऐसे ग्राफ प्लॉट करने हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्या कि अगर मैं कोई अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पास, अगर मैं अपने कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पास कोई कांस्टेंट को अगर मैं प्लस या माइनस करता हूं तो मेरा ग्राफ अकॉर्डिंगली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होता है। हमने क्या देखा था कि अगर प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा था कि अगर मैं अपने कोई ग्राफ के अंदर, अगर मैं अपने कोई ग्राफ के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू को प्लस करता हूं क्या माइनस करता हूं, तो अकॉर्डिंगली तो हमारा जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होता है। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हमें एक चीज की नॉलेज है कि हमने किसका ग्राफ बनाया, हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, पीछे 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 जाते रहो। ठीक है, तो मतलब अगर मैं देखूं तो यहां से तो मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानता हूं। ठीक है, तो अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। ये हमने देखा भी जस्ट। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है। मैं कर क्या रहा हूं, इसके अंदर मैं प्लस 1 को ऐड कर रहा हूं। तो इसके अंदर जब मैं प्लस 1 को ऐड कर रहा हूं तो आपको करना क्या है, इसी ग्राफ को क्या कर देना है, एक स्टेप ऊपर कर देना है। क्या कर देना है, इसी ग्राफ के अंदर हमें क्या कर देना है, हमारे एक स्टेप ऊपर कर देना है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये जो कहाँ से पास होगा, 0,1 से पास होगा। मतलब ये ओरिजिनल ग्राफ से कितना स्टेप ऊपर चला गया, प्लस 1 स्टेप ऊपर चला गया। जब भी मैंने अपने एक्स स्क्वायर के यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर एक कांस्टेंट को ऐड किया तो उतनी वैल्यू से ग्राफ क्या होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। अगर प्लस है तो अपवर्ड होगा, माइनस है तो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये जो ग्राफ बना ये बना हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको इनको कैसे सॉल्व करना है, आपको सिंपली आपको जो जितना पता है ग्राफ के बारे में उनको बनाते जाइए। फिर उसके अंदर जो हमने प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की जो नॉलेज ली थी अकॉर्डिंगली हम उसको बनाते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बनाया। फिर मैंने क्या किया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के अंदर प्लस 1 को ऐड किया तो मेरा ग्राफ क्या हो गया, 1 स्टेप ऊपर शिफ्ट हो गया। तो 1 स्टेप जब ऊपर शिफ्ट हुआ, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसका डोमेन हमने देखा था, इसका डोमेन R होता है और इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 0 से लेके इन्फिनाइट। और अगर जब मैं इसकी बात करूं तो इसका जो डोमेन होगा, देखो डोमेन में कुछ फर्क नहीं हुआ, डोमेन हम अभी भी कुछ भी रख सकते हैं, बट इसका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनाइट। क्यों, क्योंकि ये 1 से लेके इन्फिनाइट, इसके नीचे ग्राफ हमारा आ ही नहीं रहा है, 1 से सीधा ऊपर ही जा रहा है। तो ये हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन बट पासिंग थ्रू 0,1। तो इसका जो 0,1 होता है इनको बोलते हैं हम वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वैसे ये भी क्या होगा, ये भी हमारा वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्टेक्स क्या होगा, अगर कोई पूछे इसका वर्टेक्स निकालना हो तो हम डायरेक्ट वर्टेक्स निकाल सकते हैं। तो वर्टेक्स हमारा होगा 0,1।
1 के बराबर। ठीक है, तो मतलब जैसे ही मैंने अपने ग्राफ के अंदर +1 को ऐड किया तो मेरा ग्राफ अकॉर्डिंगली 1 स्टेप ऊपर चला गया, और जैसे ही मैंने ओरिजिनल देखा तो ओरिजिनल हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ को रेफरेंस लेके चलेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो ये ग्राफ जो था हमारा, साथ में अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये जो ग्राफ था हमारा, ये जो ग्राफ था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, उसके अंदर मैंने +1 किया तो ये जो ग्राफ बना हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, चलो इतना देखते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो अगर ओरिजिनल ग्राफ का वर्टेक्स कितना था, ओरिजिनल ग्राफ का वर्टेक्स था 0,0। ठीक है, तो ये तो हमने क्या देखा, ये तो हमने देखा कि जब मैंने +1 करा, अगर हम देखें कि अगर मैं इसके अंदर -1 कर देता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की अगर मैं बात करूँ, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की बात करूँ, तब ग्राफ में क्या इफेक्ट होगा वो देख लेते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें रेफरेंस तो बेसिक्स ही लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको वहाँ बना दिया तो हम इसको मिटा सकते हैं। चलिए, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की अगर मैं बात करूं तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, हमने प्रीवियस देखा है। तो कांस्टेंट के हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर -1 किया है, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर -1 किया, तो ग्राफ में क्या होगा, वो 1 स्टेप नीचे चला जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो 1 स्टेप नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0,-1। जो इसका वर्टेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0,-1, और इसका जो डोमेन होगा वो होगा R, और जो रेंज होगा हमारा -1 से लेके इन्फिनाइट तक। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसी ग्राफ को हमारे उसके अंदर मर्ज कर दूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये हमारा ग्राफ जो बना, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना। तो मतलब देखो ये स्टेप कितना स्टेप चला गया, ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ एक स्टेप नीचे मूव कर गया, है ना। तो ये वर्टेक्स हमारा क्या होगा, ये वर्टेक्स हमारा 0,-1 होगा, जिसमें ग्राफ -1 नीचे चला गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी हम साथ साथ में पढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं जितनी वैल्यू से हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर समेशन करता हूँ उतनी वैल्यू से वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और जितनी वैल्यू से अगर मैं माइनस करता हूँ तो उतनी वैल्यू वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अकॉर्डिंगली देखो डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो भी फर्क पड़ता है वो रेंज में पड़ता है। जो देखो अगर मैं बात करूँ तो y इक्वल्स टू एक्स वाला का जो रेंज था वो क्या था, वो 0 से लेकर इन्फिनाइट था। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो रेंज था वो क्या था, 1 से लेके इन्फिनाइट था। और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो ग्राफ था वो क्या था, -1 से लेके इन्फिनाइट था। ठीक है, तो हम देखो रेंज में, डोमेन में हमें फर्क नहीं पड़ा, डोमेन में हमें फर्क नहीं पड़ा, रेंज में बस हमारे फर्क पड़ रहा है। बट ग्राफ कैसा हो जाएगा, अकॉर्डिंगली 1 स्टेप या ऊपर चला जाएगा या तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखे सिंपल थोड़े कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 करने से क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 करने से क्या हो रहा है। तो आगे देखते हैं, अगर थोड़ा इसको देख लें, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और इफेक्ट्स होते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आगे मैं ग्राफ की बात करूं तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर हमें पता है, उसके अंदर मैं कर दे रहा हूं +1। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होगा, ये हमारा y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं +1 को ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये मेरा बना y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। क्या हुआ, मैंने क्या किया, अपने ग्राफ के अंदर +1 ऐड किया तो मेरा ग्राफ एक स्टेप ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन हमारा R था, इसका रेंज क्या था, इसका रेंज हमारा -∞ से 0 था। ठीक है, इसका वर्टेक्स क्या था, 0,0 था। बट अगर मैं इसकी बात करूं
सेकेंड ग्राफ की, तो इसका जो डोमेन होगा वो तो आर ही रहेगा, बट इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 के बीच में, और इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,1 इसका वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने, देखो सिंपल सा हमने लॉजिक पढ़ा था क्या, अगर मैं ग्राफ के अंदर कोई कांस्टेंट को प्लस करूंगा तो ग्राफ क्या होगा, 1 स्टेप ऊपर चला जाएगा, अगर मैं कोई ग्राफ के अंदर कोई कांस्टेंट को माइनस करूंगा तो अकॉर्डिंगली ग्राफ 1 स्टेप नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर वापस इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ये किसका हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अगर इसी के अंदर मैं एक चीज़ को और ऐड कर दूं कि हमें क्या बनाना है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर हमने बना रखा है, -1 करेंगे तो ग्राफ एक स्टेप और नीचे चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना ये बराबर बना y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो इसका वर्टेक्स होगा वो क्या होगा 0,-1 होगा, और साथ ही अगर इसका डोमेन की बात करें डोमेन r होगा, और जो रेंज होगा वो क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 होगा। ठीक है, तो मतलब हम देख रहे हैं कि क्या प्लस करने से कितना फर्क आ रहा है, माइनस करने से कितना फर्क आ रहा है। आपको बेसिक ग्राफ की नॉलेज है तो आप उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या किया, हमने हमारे कोएफिशिएंट के अंदर +1 करा तो ग्राफ एक स्टेप ऊपर चला गया, और अगर मैं बोलूँ -1 किया तो ग्राफ एक स्टेप नीचे चला गया। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा ही था, बट इस बार क्या हुआ, पिछली बार हमने लाइन में देखा था, इस बार बस हम किस में देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने लाइन में देख के देखा था, लाइन से क्या होता था, लाइन भी एक स्टेप ऊपर जा रही थी एक स्टेप नीचे जा रही थी, वैसे ही क्वाड्रेटिक भी क्या हो रहा है, एक स्टेप ऊपर जा रहा है एक स्टेप नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, चलिए तो आगे बात करते हैं। पहले नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया, ओके, चलो आगे बात करते हैं। ये तो हमने दोनों ग्राफ के अंदर एक +1 किया -1 किया, मतलब कांस्टेंट से ऐड किया, कांस्टेंट से डिवाइड माइनस किया। अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट जैसे हमने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या पढ़ा था कि अगर मैं कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूं तो उससे क्या फ़र्क होगा। हमने लास्ट सेकंड में क्या पढ़ा था कि अगर मैं कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मैं बोलूं वापिस y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ देखूँ वापिस, पहले किसका देखेंगे हम, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का देखेंगे, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सिंपल सा ग्राफ हमारा ऐसा होता है। चलिए ओके, ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब मैं कोई कांस्टेंट से कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं कोई कांस्टेंट से हमारे कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा था, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा था, जैसे m की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो हमारा ग्राफ टिल्ट टुवर्ड्स द y एक्सिस हो रहा था, और m से छोटी थी तो टिल्ट टुवर्ड्स द x एक्सिस हो रहा था। बिल्कुल ठीक है, तो वैसा ही लॉजिक इसमें भी लगेगा। इसमें क्या है, बस और कुछ नहीं, ये पेटल्स हैं, मतलब अगर हम देखें ये पेटल्स हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, अगर मैं m की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो 1 से बड़ी है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पेटल थोड़े छोटे हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ कोई बड़ी वैल्यू से तो मेरे पेटल्स क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ अगर y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर की बात करी जाएगी तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x स्क्वायर जाएगा वैसा का वैसा, बट इस बार क्या हो जाएगा, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, है ना। तो दिख रहा है आप लोग को, जिसमें जो पेटल्स थे वो थोड़े ब्रॉड थे, इसमें जो पेटल्स थे वो थोड़े श्रिंक हो गए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका डोमेन क्या रहेगा, डोमेन रहेगा r, और रेंज क्या रहेगी, रेंज हमारी रहेगी 0 से लेके इन्फिनाइट में। और अगर हम इसमें भी बात करें तो इसमें भी डोमेन क्या रहेगा, r रहेगा, बट इसमें रेंज भी क्या रहेगी 0 से लेके इन्फिनाइट में। तो हमने क्या देखा कि जब भी मैं कोई एक्स स्क्वायर या कोएफिशिएंट के अंदर कोई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ, उससे डोमेन रेंज को फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ पढ़ किससे रहा है, हम यहाँ पे पहले हम कौन सी वैल्यू देख रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, मतलब ओरिजिनल ग्राफ से उसके डोमेन और रेंज में फर्क नहीं पड़ा, बट उसके थोड़े बस क्या हो गए, उसका जो बिहेवियर था थोड़ा, उसका जो पेटल्स था वो थोड़ा श्रिंक हो गया, और जो पहले था जो थोड़ा ब्रॉड था। ठीक है, तो अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो हम क्या बोल सकते हैं
अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मेरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और जो अंदर बना वो क्या होगा हमारा y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, हमारा जो पेटल्स था, जो हमारा ग्राफ था, वो थोड़ा y एक्सिस की तरफ टिल्ट हो गया। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं। तो वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, पेटल्स थोड़े क्या हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे, जो किसकी तरफ टिल्ट होंगे, एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट होंगे। तो हमारा ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। तो ये जो हमारा रेड कलर का ग्राफ बना है वो है हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये भी कौन सा ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए वापिस इसके डोमेन और रेंज में कुछ फर्क नहीं होगा, डोमेन वही आ रहा, रेंज भी हमारा 0 से लेके इन्फिनाइट रहा। तो हमने क्या क्या देखा कि हमने ग्राफ को अभी तक ऊपर शिफ्ट कर लिया, नीचे शिफ्ट कर लिया, पेटल्स को पतले कर लिए, ज़्यादा ब्रॉड कर लिए, है ना। मतलब अगर मैं कोई कांस्टेंट के अंदर प्लस करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, माइनस करूंगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करा तो पेटल छोटे हो गए, अगर डिवाइड करा तो पेटल्स बड़े हो गए। तो मतलब अभी तक हमने ग्राफ को क्या क्या देख लिया, ऊपर शिफ्ट कर लिया, नीचे शिफ्ट कर लिया, बट अभी तक हमने राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट नहीं किया, है ना, क्योंकि लाइन में राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट यहाँ पे फर्क पड़ता है कि हमारा जो ग्राफ है, जो हमारा जो पैराबोला है, वो कुछ कैसा नेचर दिखाएगा कि अगर मुझे राइट साइड और लेफ्ट साइड थोड़ा शिफ्ट करना रहेगा। तो अभी तक हमने 3 जो देखा था प्रॉपर्टी, वो हमने प्रीवियस देखा था। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलो उसको नोट डाउन कर लीजिए। हम देख रहे हैं कि डोमेन और रेंज में कोई फर्क पड़ा नहीं है, जो भी फर्क पड़ा है वो किस में पड़ा है, हमारे ग्राफ के बिहेवियर पे, या ग्राफ कैसा दिखता है उसमें फर्क पड़ा है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितना देखा कि हमने ग्राफ को अप एंड डाउन शिफ्ट कर लिया, हमने हमारे ग्राफ का पेटल चेंज कर लिए। ठीक है, अब हम क्या किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ग्राफ को राइट साइड और लेफ्ट साइड मूव करना है। तो जैसे देखिए y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर के हम स्क्वायर के अंदर +1 कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो ग्राफ है, बस हमें थोड़ा यहाँ पे देखना है कि +1 है। अगर हमें आपको डाउट हो कि ये राइट साइड शिफ्ट होगा कि लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे अगर ये राइट साइड और लेफ्ट साइड, अगर ये यहाँ भी शिफ्ट हो रहा है कि यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये हमें डाउट है। ठीक है, बट मुझे पता है कि ये वैल्यू क्या होगी, -1,0 होगी या 1,0 होगी, है ना। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है कि राइट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड जाएगा, हमको इतना टेंशन लेना नहीं है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा, मुझे पता है अगर ये राइट साइड जाएगा तो 1,0 को सेटिस्फाई करेगा, अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो -1, को सेटिस्फाई करेगा। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, तो दिख क्या रहा है कि ये -1, को सेटिस्फाई करेगा, इसको तो करेगा नहीं। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, सिंपली लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ बन जाएगा हमारा ऐसा। तो अगर मैं 0 डालूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0,1। ठीक है, बट इसमें जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा -1,0 जो होगा, ये होगा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। जैसे ही मैंने प्लस करा, क्या मेरे डोमेन रेंज में फर्क आया, नहीं आया। पहले भी डोमेन क्या था, R था, अभी भी रेंज क्या है, रेंज हमारा 0 से लेके इन्फिनाइट है। तो जब मैंने अंदर +1 कर रहा हूँ तो उससे हमारे डोमेन और रेंज को फर्क नहीं पड़ रहा, डोमेन और रेंज वही का वही है, बस थोड़ा वर्टेक्स चेंज हो गया। जो वर्टेक्स हमें 0,0 से मिल रहे थे अब तक, वो वर्टेक्स क्या हो गए, थोड़े चेंज होने लग गए -1,0 तक। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है हमारा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू x माइनस 1 की होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ कैसा बन जाएगा। अगर मैं बताऊं तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, वापिस वही बात कि ये -1,0 को सेटिस्फाई करेगा कि 1,0 को सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस बार ये ग्राफ यहाँ नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
ग्राफ बन जाएगा हमारा राइट साइड शिफ्ट हो गया। तो ये वापिस ये वैल्यू क्या होगी 0,1 होगी, बट इस बार वर्टेक्स क्या होगा 1,0, ये होगा हमारा वर्टेक्स होगा। अगर मैं बात करूँ डोमेन, तो डोमेन वापिस हमारा क्या है, डोमेन बिलोंग्स टू R है, और रेंज भी क्या है हमारा, रेंज बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनाइट ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं प्लस कर रहा हूं, अगर मैं प्लस सी करूंगा तो माइनस सी पीछे आ जाएगा, अगर मैं माइनस सी करूंगा तो प्लस सी पीछे आगे चला जाएगा। तो हमने हमारे ग्राफ को क्या क्या कर लिया, हमने हमारे ग्राफ को अपवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट कर लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट कर लिया, हमने उसके पेटल्स को पतले छोटे कर लिए, हमने हमारे ग्राफ को आगे टर्न कर लिया और पीछे टर्न कर लिया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, ओवरऑल हमारे क्वाड्रेटिक के अभी तक के ट्रांसफॉर्मेशन है जो यूजफुल भी है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हमने 6 केसेस अभी तक देख लिए हैं, तो उसके 2 और देख लेते तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर मैं 2 और की बात करूं तो हमारे ग्राफ क्या होंगे, जैसे बचे हुए 2, तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो इस बार माइनस लग गया, तो हम देखते हैं माइनस लगने से क्या फर्क पड़ता है, माइनस लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ग्राफ का जो मूव होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन चला जाएगा। तो इसका जो वर्टेक्स तो सेम ही रहेगा, वर्टेक्स -1,0, बट इसका डोमेन भी सेम रहने वाला है, बट इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा इसका बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0 के बराबर। और वैसे अगर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, वापस इधर से ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ग्राफ हमारा कौन सा है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। डोमेन वापस हमारा क्या हुआ, r हुआ, रेंज हमारा हुआ, बताइए, वेरी गुड, -∞ से लेके 0 के बराबर। बात समझ में आ गई। तो ये हमने अभी तक के बेसिक क्वाड्रेटिक ग्राफ को देख लिया कि कैसे वो बनने वाले हैं। अगर मैं प्लस सी करूंगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, माइनस सी करूंगा तो नीचे की तरफ चला जाएगा, सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, सी से डिवाइड करूंगा तो ग्राफ थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ, अगर मैंने बाहर माइनस लगा दिया तो ग्राफ का मूव अपवर्ड एंड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। वैसे अगर मैं +1 कर रहा हूं तो पीछे की तरफ आ गया, अंदर -1 कर रहा हूं तो आगे की तरफ चला गया। बात समझ में आ गया। तो हमने ओवरऑल ग्राफ को क्या कर दिया, हमने ओवरऑल ग्राफ को अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन श्रिंक कर लिया, अपवर्ड कर्व डाउनवर्ड कर्व देख लिया, साथ ही साथ हमने x एक्सिस के ऊपर भी मूव कर लिया। तो ये हमारा बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर हमें कोई क्वेश्चन दिख जाता है तो आपको कैसे डील करना है। ठीक है, तो चलिए लिख लो पहले इसको। चलिए, ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिक्स थे। ठीक है, तो अगर मुझे सबको मिक्स कर देना है, अगर मुझे सबको मिक्स कर देना है तो हमारा कर्वेचर कैसा होगा, ग्राफ में क्या इश्यू आएंगे वो देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पकड़ूं y इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर -9, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर -9, ठीक है। चलिए देखो, अब इसको ओवरऑल प्लॉट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। कैसे प्लॉट करें, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इंडिविजुअल देखा क्या कि ग्राफ को अपवर्ड देखना है, डाउनवर्ड देखना है, आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना है। तो ये सभी का मिक्सअप एक टाइप का मिक्सअप है। तो क्या करना है आपको, जो हमने लास्ट में पढ़ा है उसको भूलते जाओ, ठीक है। क्या इसको मैं y इक्वल्स टू x² -9 बोल सकता हूँ क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा, हाँ कि ना? क्या इसको मैं y इक्वल्स टू x² -9 बोल सकता हूँ? ठीक है। वापिस अगर मैं भूल जाऊँ तो क्या ये y इक्वल्स टू x² के बराबर है? ठीक है। तो चलिए, तो लास्ट से अपना क्या कर सकते हैं, लास्ट से ग्राफ बनाइए। तो y इक्वल्स टू x² तो आप बना सकते हो, तो y इक्वल्स टू x² ये रहा, ठीक है। फिर इसका काम खत्म,
इसका काम खत्म। फिर सेकंड वाला बताओ, इसको क्या करना है, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बन गया, -9 यानी 9 से छोटा कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ हमारा 9 से छोटा मान लीजिए, तो ये हमारा ग्राफ बन गया है ना, 0, -9। फिर क्या कर देना है, सेकंड वाला ग्राफ बन गया। फिर क्या कर देना है, थर्ड वाला, ये भी बन गया, ये भी बन गया। फिर क्या कर देना है, इसी ग्राफ को 1 से लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर देना है। तो हमारा जो थर्ड लास्ट फाइनल ग्राफ बनेगा तो वो कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ। तो ये हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इस बार मैंने -1 से इधर शिफ्ट कर दिया, साथ ही नीचे -9 से, ये हमारा वर्टेक्स के बराबर। तो इसका ग्राफ का अगर मैं डोमेन बोलूँ तो डोमेन तो होगा R, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -∞ से लेके -9। तो हम देख सकते हैं, तो ऐसे हम कोई भी लॉजिक से कोई भी कोऑर्डिनेट ग्राफ को हम बना सकते हैं कि कैसे वो शिफ्ट होगा, कैसे वो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको भूलते जाओ। ठीक है, इससे पहले हमने ये पढ़ा था, उससे पहले हमने ये पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है ना, हमने सबसे लास्ट ये पढ़ा, इसको भूल जाओ। तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -9 बनेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको भूल जाओ, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हुआ। तो लास्ट से बनाते जाओ, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बना दिया मैंने। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इसी के अंदर थोड़ा ट्रांसफॉर्म करा, -9 से करा, तो -9 से ग्राफ नीचे चला गया। ठीक है, इसका भी काम हो गया। फिर ऊपर आ जाओ, 9 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, फिर +1 कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे ग्राफ को क्या कर देना है, -1 थोड़ा इधर शिफ्ट कर देना है। तो अब ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक ग्राफ या आपके पास कोई भी ऐसे अगर पैराबोलिक ग्राफ आता है तो आप उसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप इसकी मदद से। ठीक है, चलिए तो 3-4 क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है ना, ठीक है, बस याद रखना जहाँ पे कर्व टर्न लेता है उसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। ये चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत हेल्प करेगी, साथ ही साथ थियोरी ऑफ इक्वेशंस में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं जेईई एस्पिरेंट्स की बात करूँ तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये एक टाइप का ऐसी चीज़ है जो आपको पता होगी तो आप कैलकुलस में भी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। मतलब ये आप इक्वली बोल सकते हो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, कि आप 11th के भी हो तो भी इंपॉर्टेंट है और 12th में हो तो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए इसको बना लीजिए जल्दी। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार आपको हर बार बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। ये जो हमने पहले 2 ग्राफ बनाए हैं इनको आप माइंड में भी कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, पहले थोड़े 1-2 ग्राफ हम साथ में बनाते हैं, फिर आपको मैं थोड़े बहुत होमवर्क देता हूं। चलिए तो हम बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा, अगर बोलेंगे तो y इक्वल्स टू x + 3 का होल स्क्वायर -9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट y इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर +2। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो y इक्वल्स टू -(x - 1) का होल स्क्वायर +9 के बराबर। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। देखिए आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये हमारा इंटीजर हो हाँ या नेचुरल नंबर हो। अगर ये फ्रैक्शनल भी हो तो हमें उसको फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्स वैल्यू को डाल लीजिए और खत्म कर दीजिए। जैसे हमने लाइन में भी देखा था कि हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ लाई करेगा। अगर आपको अप्रोक्स पता है, देखो ग्राफ में 5 to 10% का एरर चलता है, आपको कुछ एक्यूरेट नहीं बनाना है। अगर आप 5 से 10% का एरर करते हो तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं। तो अगर मैं स्टार्टिंग के पहले बता देता हूँ फिर साथ में करेंगे। चलो ये 3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। y इक्वल्स टू x + 3 का होल स्क्वायर -9, y इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर +2, y इक्वल्स टू -(x - 1) का होल स्क्वायर +9। तो वापिस अगर मैं देखूँ तो क्या बोलूँगा मैं, y इक्वल्स टू क्या करूँगा, सबसे पहले x + 3 को मूव कर दूँ तो क्या हो जाएगा x² - 9। फिर मुझे क्या करना है, -9 को मूव कर दो तो y इक्वल्स टू x²। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, सबसे पहले तो y इक्वल्स टू x² कैसा होता है, ये हमारा y इक्वल्स टू x²। फिर इसके अंदर -9 कर देना है, इसके अंदर -9 कर दूंगा तो क्या ग्राफ बन जाएगा, हमारा ग्राफ कुछ नीचे की तरफ बन जाएगा ऐसा, ये हमारा -9 हो गया। फिर
अब देखो -3, ठीक है, -3 करूँगा तो बैक साइड चला जाएगा, तो ये हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, -3 मतलब ऐसा, ठीक है। चलिए है ना, चलो तो अगर मैं बात करूँ तो ये तो हमारा y = x² था, ये वाला ग्राफ हमारा y = x² - 9 था, और ये वाला ग्राफ जो है हमारा y = x + 3 का होल स्क्वायर -9 था। देखो इतना आप बना लोगे, इतना आप बना लोगे, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन कहाँ होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ होता है लास्ट वाले में। कैसे, अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट के बाद वर्टेक्स तो हमारा सबका वही है -3, -9, है ना, वर्टेक्स तो हमारा -3, -9 है, वर्टेक्स में दिक्कत नहीं है। चलो वर्टेक्स के बाद हम नहीं जानते कि हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है, या हमारा ग्राफ जो होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, है ना, कि हमारा ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, ओरिजिन से पास होगा, कि यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, कि यहाँ कट करेगा, हम नहीं जानते, हाँ कि ना। यहाँ पे डाउट आ गया, देखो क्योंकि लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट साइड पूरा ओपन ग्राउंड है, आप कहीं भी कर सकते हो, हमें पता है कि वो नेगेटिव वैल्यू देगा। लेफ्ट साइड में तो हमें पता है नेगेटिव वैल्यू देगा, हमें डाउट कहाँ आ रहा है राइट साइड में कि वो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव पे जाएगा, या ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ पता है, ठीक है, आपको एक चीज़ पता है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में y की वैल्यू 0 है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ बढ़ जाता है कि आपको पता है y = x + 3 का होल स्क्वायर -9, जिसमें ये 0 होगा, तो x + 3 का होल स्क्वायर -9, तो 9 = x + 3 का होल स्क्वायर, तो +-3 = x + 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार 0 और एक बार -6, हाँ कि ना। तो ऑब्वियसली बात है -6, 0 तो ये होगा, तो ये कहाँ से पास होगा, ये हमेशा हमारा ओरिजिन से पास होगा, मतलब हमारा जो ये वाला ग्राफ था ना ही ये बनेगा ना ही ये बनेगा, तो हमारा ग्राफ कहाँ से पास होने वाला है, हमारा ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाला है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, समझ में आया। तो हमारा ग्राफ कहाँ से पास होगा, हमारा ग्राफ का दूसरा वैल्यू होगा 0,0 से। तो हम ऐसे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम कोई भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम वर्टेक्स फाइंड करने लग गए, हाँ कि ना। इससे हम ग्राफ से बता सकते हैं कि डोमेन क्या है, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा डोमेन बिलोंग्स टू R है। रेंज भी दिख रहा है कि रेंज ऊपर की तरफ है, तो रेंज बिलोंग्स टू, बोलिए, हाँ, -9 से इन्फिनिटी, ठीक है, वेरी गुड, जहाँ पे -9 क्लोज ब्रैकेट पे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हमारा कर्वेचर जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है ना। देखिए, तो हमें देखो लाइन कैसी बन रही है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि वो कहाँ से पास हो रहा है। तो -6,0 से एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट हमारा 0,0 पे होगा। तो अब वो कैसे निकालोगे, आपको पता है x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, उसको 0 सब्स्टिट्यूट करो, आप बना दो, आपका ग्राफ बन जाएगा। तो जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। मीन्स अगर आपको डाउट हो, कहीं डाउट हो कि ग्राफ कैसे जा रहा है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी ऐसे आपको पता चल जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा नंबर दूसरा है तो सब चेक करना होता है। ऐसे में हमें कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता कट नहीं वाला, ठीक है, वो वहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बनाइए, फिर बात करते हैं। चलिए मिटा देते हैं। अब हम बार बार बड़ा सा ग्राफ नहीं बनाएंगे, थोड़ा डायरेक्ट काम करते हैं, क्योंकि हमें बार बार इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा नहीं कि हम पूरा ग्राफ को बनाने बैठे तीनों को, है ना। पेज भी वेस्ट होगा, साथ में हमारा इतनी देर में तो हमारा सॉल्यूशन ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है। तो डायरेक्ट बनाना सीखते हैं। तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आप एक बना दीजिए, y = x² होगा, हाँ होगा, उसमें +2 करूँगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा, -1 करूँगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ डायरेक्ट बना दो, बन गया ग्राफ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वर्टेक्स हो जाएगा हमारा। देखो ये बताता है हमारा y में कितना चलेगा, और इसका जो माइनस होता है वो बताता है हमें x में कितना चलेगा। तो ये 1,2 डायरेक्ट वर्टेक्स आ गया, डायरेक्ट ग्राफ बन गया। तो हमें टाइम ही नहीं लगा, तुरंत बता दिया, ठीक है। अगर कोई पूछे ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू हम बता सकते हैं कितनी होगी, वेरी गुड, तो 0,3, हाँ कि ना, समझ में आया।
ओके, तो हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक ग्राफ। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है, उतना हो जाएगा। वैसे अगर इसका देखें नेक्स्ट वाले का, चलिए, तो पहली बात तो माइनस है तो मुंह तो नीचे होने वाला हमें पता है, अगर ये माइनस है तो मुंह नीचे होने वाला है तो हमें पता ही है। ठीक है, तो 9 ऊपर जाएगा, -1 किधर हो जाएगा, इधर ला जाएगा, तो हमारा ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। तो ये वर्टेक्स क्या होगी हमारी 1,9 के बराबर, बट यहाँ पे माइनस है तो कर्व का मुंह किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट बना दिया, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। ये पॉइंट अगर कोई पूछे कि भैया बताओ ये पॉइंट कितना है, तो हम बोल सकते हैं 0,8 है, खत्म, है ना, हाँ कि ना। चलिए, ये पॉइंट हमें इतना इंटरेस्ट देना नहीं है, देना है तो हम जानते हैं 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, +-3, +-3 में अगर +1 करूँगा तो एक बार 4,0 और -4,0 निकाल लोगे। ठीक है ना, तो हमें इतना पॉइंट का लेना देना नहीं है, बट हमें इतना बता देंगे तो भी हमारा काम मोर देन इनफ हो जाएगा। तो हम ऐसे करके कोई भी क्वाड्रेटिक ग्राफ को हम बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, लास्ट टाइप, तो हम क्वाड्रेटिक ग्राफ को यहीं ख़त्म कर देंगे। चलिए देखिए, अगर हम बात करें, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पैराबोलिक कर्व हो, अगर आप बोर्ड लेवल पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा एंट्रेंस लेवल पे चले जाते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जेई की बात कर रहे हो, आप कोई भी एग्जाम्स की बात कर रहे हो, अगर हम उसके लेवल पे चले जाते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता। अगर वो आपको बोलेगा कि बताओ y = x² + 2x + 3 ले लेते हैं, ठीक है, इसका बना के बताओ। ठीक है, आपको हमेशा क्वाड्रेटिक क्या मिलेगा, कि हम क्वाड्रेटिक पढ़ना चाहते हैं, तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c होती है, हाँ कि ना। तो हमें वो इस फॉर्मेट में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो, क्योंकि डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, है ना। बट हमने जो ग्राफ करे हैं वो कैसे करें, वो दूसरे तरीके से करें। अगर हमें क्वेश्चन ये मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन जब मिल जाता है तो सबसे पहला जो काम होता है उसको बोलते हैं हम ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें सिर्फ इन दो की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab के बराबर, हाँ कि ना। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या लिखा है, a² + 2x, हाँ कि ना। अगर मैं पहले के दो कोएफिशिएंट को कंपेयर करूं तो a² x², तो ये x की वैल्यू a आ गई। अगर इन दोनों कंपेयर करूं a² x² तो x की वैल्यू a आ गई। ठीक है, हमें क्या करना है, 2ab 2x के बराबर दिखता है। ठीक है, 2ab जो है वो 2x के बराबर है, हाँ कि ना। जिसमें से 2 से 2 काट दो, a हमने x निकाला तो कट गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 क्या आ गई। तो हमारे पास b की वैल्यू 1 आ गई, तो अब b² मतलब b की वैल्यू 1 है तो +1 कर दीजिए, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं बोलूँ y = x² + 2x + 3 है, क्या इसको मैं x² + 2x + 1 + 2 बोल सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर + 2 बन जाएगा। ग्राफ अब ये हो गया तो सीधा हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, +2 ऊपर चला जाएगा, ग्राफ बन जाएगा हमारा ऐसा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1,2, तो डायरेक्ट हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या सीखना है, देखो हम जब थियरी इक्वेशन पढ़ते हैं ना तो वर्टेक्स निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है जो हम जानते हैं, जैसे जो 12th में उनको पता है -d/4 है -b/2 है। पर समटाइम्स क्या होता है, -d/4 है और -b/2 में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, तो देखो उस टाइम पे क्या होता है, देखो कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। जैसे क्वाड्रेटिक, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें होगी जो हमें याद करनी रहेगी। वैसे ही कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब चीज़ों में जो हमें पता होना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जल्दी से क्लिक नहीं होता कि
d/4 है माइनस d/2 है, हमें यूज़ करना रहेगा। अगर वो याद है तो आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि वो बहुत काम आसान कर देता है। अगर नहीं है तो हमें डायरेक्ट हम ग्राफ से भी बता सकते हैं कैसे वो करना है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि माइनस d/4 है माइनस d/2 है कहाँ से जनरेट हुआ है, तो वो भी कहाँ से जनरेट हुआ था, वो भी हमारा इसी मेथड से जनरेट हुआ था, परफेक्ट स्क्वायर मेथड करने से। ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ग्राफ की मदद से भी वो वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब अगर -1 जो होगा, अगर मैं -1 जो होता है यहाँ पे जो -1 आया है वो क्या होता है, माइनस b/2a के बराबर होता है, और जो 2 होता है वो माइनस d/4a के बराबर होता है। तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको आता है थियरी ऑफ इक्वेशन, अच्छे से कमांड है तो आप कर सकते हो। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम कंफ्यूज जाते हैं, जैसे मैक्सिमम मिनिमा निकालना रह जाता है तो माइनस d/4 है प्लस d/4 में कंफ्यूज जाता है कि प्लस लें कि माइनस लें, है ना, क्योंकि सब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम अगर मिनिमा है तो माइनस लेना है, मैक्सिमा है तो प्लस लेना, बट ऐसा होता नहीं है, हमें हमेशा आंसर माइनस d/4 से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने ग्राफ पढ़ा। अगर आपको ग्राफ में अच्छे से कमांड है तो आप ये चीज़ आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस मदद से हम कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के कोई भी ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ग्राफ के साथ। यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक खत्म कर दिया है, इसमें जानना नहीं है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कब इंटरेस्टिंग हो जाता है, अभी हम जो देख रहे हैं हम एक इंडिविजुअल ग्राफ देख रहे हैं। इंडिविजुअल ग्राफ में हमें क्या लग रहा है कि हाँ आसान सा है, ठीक है, बट जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ, जैसे कि अगर मैं 2-3 ग्राफ को मर्ज करूंगा, 2-3 फंक्शन को मर्ज करूंगा तो ग्राफ में क्या इफेक्ट आएगा वो ज़्यादा मैटर करता है। तो एक बार 2-3 लेक्चर के होने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने जो बेसिक्स पढ़े हैं उनकी यूसेज क्या है। ठीक है, तो आज हम यही खत्म करते हैं, आज हमारा लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना सीख लिया है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।